स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर देखिए आज प्रदेश की। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। निजी अस्पतालों का विरोध लगातार जारी है, बल्कि ये जो विरोध है ये लगातार बढ़ रहा है। सरकार से जो गतिरोध की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। आज 2000 प्राइवेट डॉक्टर्स विधानसभा कूच करेंगे। देखिए, अपने आंदोलन की कड़ी में आज विधानसभा कूच का ऐलान किया गया है। 2000 की संख्या में प्राइवेट डॉक्टर्स विधानसभा कूच करने वाले हैं। प्राइवेट अस्पताल इस दौरान बंद रहेंगे। प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर ये डॉक्टर्स सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा कूच करेंगे। इधर ओपीडी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी, जिस वजह से मरीजों को परेशानी हो सकती है। देखिए, सरकारी अस्पतालों पर ऑलरेडी लोड है और लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। और ऐसे में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद मिलेंगे, जहां पर पहले ही सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर रखा गया है, ऐसे में मरीजों की परेशानियां काफी बढ़ने वाली हैं। तो 3 जिलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टरों के प्रदर्शन की आप देख सकते हैं अब तक किस तरह से ये प्रदर्शन चला है। भरतपुर, सीकर और झुंझुनू में रविवार को डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्से का इजहार किया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल से। बाबूलाल, किस तरह की स्थिति आज बनती नजर आ रही है? और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो यही है कि ये एक ऐसा मसला है जो बातचीत से हल हो सकता है, लेकिन हल निकल ही नहीं रहा। जी देखिए, प्रदेश भर में कल से ही जो निजी चिकित्सालय है वो इलाज नहीं कर रहे हैं। मरीजों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं इन्होंने। और राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करते हुए आज इन्होंने जयपुर में इकट्ठा होकर विधानसभा कूच करने का ऐलान किया है। 11 बजे के आसपास ये जेएमए हॉल है एसएमएस हॉस्पिटल कैंपस में, वहां पर इकट्ठा होंगे और वहां से विधानसभा कूच करेंगे। और इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार राइट टू हेल्थ को वापस नहीं ले लेगी तब तक वो आंदोलन को जारी रखेंगे। हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे, इंस्पेक्टर राज लागू हो जाएगा और निजी चिकित्सालयों को सरकार बर्बाद करना चाहती है। ये लोग अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके फिर लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन अस्पतालों ने मुफ्त में जमीन ली है उनके ऊपर सरकार सख्ती कर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने अपने संसाधनों से अपने पैसे खर्च करके, लोन लेकर के और जमीन खरीद करके फिर अपना अस्पताल खड़ा किया, उन पर सरकार इस तरह से कठोर कानून लाद नहीं सकती। तो इनका विरोध आज देखने को मिलेगा। जयपुर में इकट्ठा हो रहे प्रदेश भर से डॉक्टरों के आने का सिलसिला थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा और ये पैदल मार्च करेंगे और फिर विधानसभा तक इनको कहां तक जाने दिया जाएगा, सरकार की ओर से कौन इनसे वार्ता करेगा और किस तरह से सरकार इनसे बात करके इस मसले का समाधान ढूंढेगी। लेकिन कल राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में आ रहा है और पूरे दिन इस पर चर्चा भी होगी। सरकार कोशिश करेगी राइट टू हेल्थ पास हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि जो आम गरीब है उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी हो। इमरजेंसी का जो मरीज है, जो चाहे अनजान है या कहीं और से भी आया हुआ एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति है, अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसको तत्काल इलाज मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें इसका ये विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पर सरकार की मंशा में इस तरह का गतिरोधी तो एक बड़ा रोड़ा बन जाएगा। जितने पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी उससे ज्यादा नेगेटिविटी भी मिल सकती है। ऐसे में जो इनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच चुकी हैं। इमरजेंसी शब्द को रीडिफाइन करने की ये बात कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं बाबूलाल, जो मसला बातचीत से हल हो सकता है उसका हल नहीं निकल रहा है। फिलहाल डेडलॉक की स्थिति है। कई दौर की बातचीत भी हुई है स्वप्निल, और जब भी लगा कि आज बातचीत हो रही है तो कोई समाधान निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर गतिरोध बरकरार रहा। और आज स्थिति ये है कि जो प्रदेश भर के निजी चिकित्सक हैं वो अपना सारा काम काज छोड़ करके अस्पतालों के दरवाजे बंद करके और जयपुर में आ रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं कोई संवादहीनता है या कोई ऐसा डर है जो निजी चिकित्सकों को सता रहा है। उनको ये लग रहा है कि सरकार का अंकुश इतना बढ़ जाएगा कि उनके लिए इलाज दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो उपचार नहीं कर पाएंगे। कल एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो बड़े नेता हैं, ये बड़े अफसर हैं, ये फ्री में इलाज चाहते हैं हमसे कि हम जब जाएं तो इनका जो अस्पताल का मालिक हो वो उनको बाहर रिसीव करने आए और मुफ्त में इलाज करे, बिना बिल दिए वो लोग बाहर आए। तो इस तरह की सोच है कुछ लोगों की, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं कर पा रहे, उन्हें गलत फीडबैक दिया जा रहा है। लिहाजा वो सीएम से ही बातचीत चाहते हैं और चिकित्सा मंत्री से उन्हें उम्मीद तो बहुत है,
लेकिन अब देखना होगा कि आज जब भी आएंगे, कूच करेंगे, तब किस तरह की स्थिति बनती है और सरकार क्या कोई फैसला कर पाती है, या फिर कल इस बिल को पारित कर दिया जाता है, या जो इनके सुझाव हैं वो उनको एन वक्त शामिल करके कोई बात बनती है। तो फिलहाल देखना बाकी है सरकार की तरफ से क्या रुख रहता है आज पूरे दिन। हाँ, लेकिन विपक्ष की तरफ से किसी तरह का एजिटेशन नहीं दिख रहा है, तो क्या इस इश्यू पर विपक्ष सरेंडर्ड है? जी देखिए, ये सरकारी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आमजन जाता है। निजी चिकित्सालय जो है उनमें एक धारणा बनी हुई कि यहाँ बड़े लोग इलाज कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी राजस्थान में करीब 40 से 45% जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो विपक्ष इश्यू तो बना रहा है, लेकिन वो इतना मुखर होके नहीं बोल रहा। उसको ये लगता है कि आम जन जो है वो शायद उनको इतना सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो निजी चिकित्सालयों के फेवर में बात करेंगे। तो शायद सोच समझ करके उनकी कोई रणनीति है। आज जब ये डॉक्टर आएंगे तो विपक्ष की ओर से कोई नेता इनके धरने प्रदर्शन को संबोधित चलिए, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, दो तरफा मार पड़ रही है मौसम की। हालांकि जो आम लोग हैं वो काफी खुश हैं, लेकिन किसान काफी परेशान है। अन्नदाता पर मौसम की दोहरी मार है। एक तो बारिश, ऊपर से ओले, और इस वजह से फसलें खराब हो रही हैं। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल अब तक चौपट हो चुकी है। इधर कुछ जिलों से, कुछ जगहों से इस तरह की तस्वीरें भी आई कि जल जमाव हुआ और पानी में गेहूं की कटी हुई फसल तैरती नजर आई। देखिए, फसलें पकी खड़ी हैं, कटाई का भी वक्त है। ऐसे में कई जगहों पर फसलें काट कर रखी गई, लेकिन बारिश ने और ओलों ने अन्नदाता की एक तरह से कमर तोड़कर रख दी है। खड़ी फसल आड़ी पड़ गई। ये कुछ तस्वीरें आपको मौसम के मार की दिखा रहे हैं। देखिए, जोधपुर, बीकानेर संभाग में आज मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में ओलावृष्टि हो सकती है। तो एक तो किसान वैसे ही परेशान है, और उनकी परेशानी में देखिए कोढ़ के खाज की स्थिति मौसम आज कर सकता है, जिस तरह का मौसम का पूर्वानुमान सामने आया है। अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, करौली, बाड़मेर, सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें एक बारगी यकीन करना मुश्किल। मार्च का महीना है, अमूमन मौसम झुलसाता है, गर्मी चरम पर जा रही होती है और किसान खुश रहते हैं कि फसल पक चुकी है, कटाई का वक्त है, उसे बेचेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन जिस तरह से बारिश ने बेमौसम आकर कहर बरपाया, ओलावृष्टि ने बेमौसम आकर कहर बरपाया है, किसान बेहद चिंतित हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओलों की मार है, किसानों की मुश्किल बढ़ी है। 6 जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और मुआवजा दिया जाए। विपक्ष के चेहरे भी यही सुझाव राजस्थान सरकार को दे रहे हैं। इधर निजी स्तर पर प्रशासनिक अमला भी लगातार बैठकें ले रहा है और किसानों से कहा गया है कि भाई अपने खराबे की जानकारी जल्द से जल्द दें। इधर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बीते कई दिनों से राज्य में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। मैं भी इसे लेकर चिंतित हूं। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए लगातार गिरदावरी की जा रही है। सीएम ने आगे लिखा, राज्य सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ खड़ी है और खराबे का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। न केवल चिंता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाहिर की है, साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द खराबे का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। और सहयोगी राकेश इस वक्त मेरे साथ
जुड़ रहे हैं। मौसम से तो रेस्ट नहीं मिल रहा है राकेश, किसानों को न ही चैन से सांस लेने की फुर्सत मिल रही है। अब चैन की सांस तभी आ सकती है जब सरकारी स्तर पर तेजी देखने को मिले। मैडम का फोन आया। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में इस साल रबी की सीजन में लगातार ये चौथा मौका है जब प्राकृतिक आपदा के कारण चाहे ओलावृष्टि हो, बारिश हो, शीतलहर हो, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। निश्चित तौर पर किसान इससे प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर के चिंता जताई है और कहा है कि जो किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान है उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, जो लगातार जिस तरीके से जो इस बार रबी के सीजन की बात हो या खरीफ का जब अंत था तब भी अतिवृष्टि हुई थी। अभी सर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है, जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश राजस्थान में हुई है, किस तरीके से सरकार गंभीरता से ले रही है, किन किन क्षेत्रों में ये समस्या? देखिए राकेश जी, ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का मौसम बदला है और उसका जो इफेक्ट प्रदेश के किसानों पे पड़ा है, लगातार पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही है कि आज उदयपुर में ओलावृष्टि हो गई, अजमेर में हो गई, धौलपुर की तरफ हो गई, कल हमारे जयपुर जिले में कालवाड़ इस साइड में भी ओलावृष्टि हुई। और अभी भी मौसम विभागीय चेतावनी है कि आने वाले 3-4 दिन तक मौसम में बदलाव रहेगा और कहीं कहीं बारिश भी होगी, ओलावृष्टि होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात से चिंतित हैं कि ये जो पूरा वातावरण बदला है मौसम का, इसमें किसान को काफी नुकसान हुआ है। और वो जब दिल्ली थे तब भी उन्होंने बात की कि इसमें किसानों को राहत दी जाए। हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है, उसको सतर्क किया और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि विशेष गिरदावरी तुरंत की जाए ताकि किसान को एक संबल मिले और जो किसान इस प्राकृतिक आपदा से अपने को ऐसा ही महसूस कर रहा है उसको ताकत मिले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगातार अधिकारियों से और हम लोगों से लगातार चर्चा करके इस बात के लिए आगाह किया है कि कोई भी किसान जो इस प्राकृतिक आपदा में आहत महसूस कर रहा है उसको संबल देने के लिए उसकी गिरदावरी और उसके फसल का जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान का आकलन तुरंत करवाया जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ विभाग के द्वारा और आपदा प्रबंधन विभाग जो है, इसके मंत्री हमारे गोविंद राम जी मेघवाल साहब हैं, हम दोनों ने मिलकर कलेक्टरों से भी बात करी है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित किया है और खुद मुख्यमंत्री जी ने भी सीएस मैडम को इनको कहा है कि तुरंत इनका आकलन करवाया जाए। ये चुनावी साल है, जो धरती पुत्र किसान पुत्र जिसको कहते हैं अन्नदाता, वो इस बार संकट में, क्योंकि 4 बार जो है प्राकृतिक आपदा के कारण इस बार समस्या का सामना करना पड़ा है। सरकार किस तरीके से गंभीरता ले रही है? जो किसान हैं उनको किसी तरीके की समस्या नहीं है। मैंने बताया ना कि पिछले कई वर्षों से ये जो मौसम में बदलाव आया है, जो लगातार भारी बारिश होना है, ओलावृष्टि होना है, पाला पड़ना है, ये लगातार पिछले 3-4-5 साल से ये जो प्रकृति में बदलाव आया है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो अभी तक हमने 18,500 करोड़ के क्लेम किसानों को हम दे चुके हैं और इसी प्रकार आपदा प्रबंधन से भी काफी पैसा किसानों को मिला है। तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग जारी है और किसान को संबल देने के लिए सरकार से द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान का आकलन है उसका तुरंत आकलन करवा के और किसान को मुआवजा दिया जाए। और डीबीटी के माध्यम से कोशिश की जा रही है। कई जगह समस्या भी आती है किसानों के द्वारा, उनका भी हम निस्तारण कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के बारे में सरकार पूरी तरह से सजग है। 2000 यूनिट बिजली के बिल में छूट दी गई है। इसी तरह से किसानों के जो यंत्र हैं उन्होंने भी छूट दी गई है। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं जो चल रही है, जिससे किसान अपने आप को ऐसा महसूस करता है, तो इन चीज़ों से किसान को 2 पैसे बचने का काम होता है। और जब उसके 2 पैसे घर में बचते हैं तो ये सोचता है कि भाई सरकार कुछ न कुछ कर रही है और सरकार की तरफ देखता भी है। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राजस्थान जो प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, जहाँ की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे जिले हैं, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी ये जिले हैं, एक तरफ आपका जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, नागौर ये जिले हैं। अलग अलग तरह की जो भौगोलिक स्थिति में उसमें किसान की अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं। उन सबको क्लब करके और किसान को राहत देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। आप खुद किसान पुत्र हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हैं, आपने देखा है, आप गए हैं कई इलाकों में, किस तरह की स्थितियां इस बार जो है इस ओलावृष्टि, बारिश और ये जो शीतलहर के कारण राजस्थान में? मैंने बताया ना कि कल ही मेरे विधानसभा जोटवाड़ा में, कालवाड़ और उसके आसपास के गाँव में ओलावृष्टि हुई है और भारी नुकसान किसानों को हुआ है। रात को ही मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिए थे। कुछ वीडियोज भी मुझे साइड से किसानों ने भेजे हैं जो बड़े ही पीड़ादायक हैं, पर अब प्रकृति के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते।
तो यही है कि जो सरकार कुछ कर सकती है वो करने की कोशिश करें। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने बताया कि सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें मंत्रियों को शामिल किया गया है, प्राकृतिक आपदा मंत्री, कृषि मंत्री और दूसरे विभागों के मंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो नुकसान किसानों को हुआ है इस नुकसान की किस तरीके से भरपाई की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा हो या जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है या सरकार के द्वारा। कुछ किसान राकेश, कुछ किसान समस्या महसूस करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर, और प्रशासनिक अधिकारी उनसे बार बार जब कहते हैं कि जल्द से जल्द करवाइए तो वो हड़बड़ा जाते हैं। इसको लेकर किस तरह के स्टेप्स होंगे, क्योंकि हर किसान इतना टेक्निकली साउंड नहीं है कि वो प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। बिल्कुल, हम बात करते हैं जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीर रहते हैं और वो बार बार जो है गिरदावरी की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी कुछ शिकायतें आती हैं, किसान शिकायत करते हैं, कुछ उनकी प्रोसेसिंग में भी दिक्कत आती है। किस तरीके से सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा किस तरीके से सरकार गंभीरता से लेगी? बताने कि हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं, ऑनलाइन भी है, और व्यक्तिगत किसान कृषि पर्यवेक्षक और हमारे जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनको लिखित में भी अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं। फिर भी मैं खुद ये मान के चलता हूँ कि बहुत जगह से शिकायतें आती है, उन शिकायतों के निस्तारण के भी अलग अलग नॉर्म्स बने हुए हैं, उनके तहत हम उनका निस्तारण करते हैं और कोशिश की जाती है कि 100% इस कार्य को अंजाम दिया जाए और जो किसान का नुकसान हो उसकी भरपाई की जाए। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से मंत्री कह रहे हैं कि जो लगातार सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं चाहे राजस्व विभाग के या दूसरे हों, उनकी जो है अब सरकार ऑनलाइन प्रोसेस के साथ साथ जो दूसरे सभी संसाधन हैं उन पर किसानों की समस्याओं पर निगरानी भी रख रही है। राकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में मिलेट लंच देने वाले हैं। विधानसभा के सभी सदस्यों को लंच के लिए इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। साथ ही असम के राज्यपाल, जो राज्यपाल पद की शपथ लेने के पहले, अभी कुछ दिन पहले तक इसी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठा करते थे, लंबी पारी विधायक के तौर पर इस विधानसभा में बिता चुके हैं, वो भी इन्वाइटेड हैं, उन्हें भी मिलेट लंच में आमंत्रित किया गया है। देखिए, पीएम मोदी की पहल पर WHO ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में मिलेट लंच का आयोजन कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में मिलेट लंच का आयोजन ये पहली बार हो रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है, कितने बजे के आसपास ये लंच होगा? देखिए, समय तो अभी इसका कोई तय नहीं है, लेकिन शाम को 5 बजे, क्योंकि राज्य विधानसभा स्थगित होगी और उसके बाद में जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, उनका अभिनंदन समारोह है और CPC का एक कार्यक्रम है जिसमें सीताराम येचुरी भी जयपुर पहुंच रहे हैं, वो कार्यक्रम में रहेंगे और उसके बाद ये लंच आयोजित किया जाएगा। संसद के बाद में राजस्थान विधानसभा होगी जहाँ पर मिलेट लंच दिया जाएगा। राजस्थान क्योंकि मोटे अनाज के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा मोटा अनाज अगर कहीं होता है तो राजस्थान में होता है, ऐसे में भी उसकी महत्ता बढ़ जाती है राजस्थान में। और ये मिलेट लंच जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है सभी विधायकों को और सभी जो सदस्य हैं विधानसभा के, उन सभी लोगों को जो है ये मिलेट लंच आज दिया जाएगा। तैयारी से कई दिनों से चल रही थी, रूपरेखा भी तय हो गई थी, लेकिन समय तय नहीं हो पाया था, लेकिन आज क्योंकि। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर आज सदन में अभिनंदन कार्यक्रम भी होना है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का सम्मान किया जाएगा। विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया जाना है। देखिए, साल 2022 के लिए शिव विधायक अमीन खान का चयन हुआ है, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। साल 2023 के लिए विधायक अनीता भदेल सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनी गई हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और जैसलमेर से बड़ी खबर है। भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हरीश इनखिया, उस पर जानलेवा हमला हुआ है। गांधी कॉलोनी इलाके में कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में हरीश इनखिया गंभीर रूप से घायल हुए, उनके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर आए। हरीश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
और देखिए जालोर से बड़ी खबर है। जिले की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। भीनमाल को उस सूची में जगह नहीं मिली उन 19 नामों में जिन्हें जिला बनाया गया है। ऐसे में नाराज लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग आज भी प्रदर्शन करेंगे। भीनमाल शहर समेत आसपास के कस्बे आज बंद रहेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनातगी की जा रही है। हजारों की संख्या में लोग भीनमाल पहुंचने वाले हैं। भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, बागोड़ा से लोग पहुंचेंगे और प्रदर्शन करते दिखेंगे। जो अनाउंसमेंट उनकी ओर से किया गया उसके लिहाज से उपखंड कार्यालय के आगे ये एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे और प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए भीनमाल को जिला बनाने की घोषणा नहीं हुई है और लोगों के बीच बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अगर 1-2 दिन 3 दिन में कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर लंबे वक्त के लिए इनकी मांग पर किसी भी तरह की कार्रवाई ठंडे बस्ते में जा सकती है। क्योंकि इन नामों के अनाउंसमेंट में भी लगभग 15 साल का वक्त लगा, जबकि कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहा था और ऐसे में इनकी बेचैनी को आसानी से समझा जा सकता है। सहयोगी श्याम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, लंबे समय से भीनमाल वासी मांग कर रहे थे जिले की, लेकिन जैसे ही 19 जिलों की घोषणा हुई तो उसमें भीनमाल का नाम नहीं आने से भीनमाल वासियों को निराशा हाथ लगी। अब भीनमाल के लोगों ने आज बड़ा आंदोलन है वो खड़ा कर दिया है और इसके लिए भीनमाल शहर को बंद रखने के साथ ही आसपास के कस्बे भी बंद रखे जा रहे हैं, जिसके अंदर 4 उपखंड क्षेत्र से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भीनमाल के उपखंड कार्यालय के आगे जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा व भीनमाल ये चारों उपखंड के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और जमकर नारेबाजी करते हुए जो अपने भीनमाल की आवाज है जिला बनाने की उसकी पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। उन्होंने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि भीनमाल का आंदोलन एक सांकेतिक है और इसका ये सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जा रही है। अगर इसके बाद में भी कोई उनकी मांगों को लेकर अमल नहीं होता है तो जयपुर तक बड़े आंदोलन की रूपरेखा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 19 नए जिलों के गठन पर गहलोत सरकार पर तंज कसा। पूनिया ने कहा, कुछ विधायकों को संतुष्ट करने के लिए सीएम गहलोत ने जन भावनाओं को दरकिनार कर दिया, बिना गुण अवगुण का ध्यान किए जिलों की घोषणा कर दी। देखिए, नए जिलों की घोषणा पर सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। इसे हड़बड़ी में लिया गया निर्णय सतीश पूनिया ने बताया है। सतीश पूनिया का यह कहना है कि सिर्फ कुछ एमएलए थे जिन्हें संतुष्ट करने की जरूरत थी और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्णय ले लिया और इस निर्णय में जन भावनाओं को भी दरकिनार कर दिया। सतीश पूनिया के हिसाब से सतीश पूनिया का कहना है कि गुण अवगुण भी नहीं देखे गए, बिना उन पर ध्यान दिए जिलों की घोषणा कर दी गई। साथ ही उन्होंने अपनी बात के सपोर्ट में यह भी कहा कि आप देख लीजिए प्रदेश में विरोध के सुर उठ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अशोक गहलोत जी ने प्लॉट काट दिए हों, क्योंकि भौगोलिक और सामाजिक रूप से जब तक संतुलन नहीं होगा तो किस रणनीति से किया है, किस योजना से किया है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कुछ चंद विधायकों को तुष्ट करने का काम जरूर उन्होंने किया है। चूरू के गांव रामसरा में रविवार को इंस्टाग्राम पर नहाने का वीडियो लाइव करवाते समय जोहड़ में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन के सहयोग से ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शवों को बाहर निकाला। चारों युवकों के शवों को राजकीय भरतीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। खासोली रामसरा गांव के 4 बच्चे नहाने के लिए एक नया जोड़ बना उसमें आए। एक बच्चा लाइव कर रहा था, अचानक एक बच्चा डूबने लगा। एक एक करके चारों बच्चे डूब गए। बड़ी दर्दनाक घटना हुई। ये अभी सूचना मिली थी कि 4 बच्चे जोड़ में नहा रहे थे, तो सूचना करके बताया कि वो चारों पानी में डूब गए हैं। मौके पर ऐसे जो रतन नगर और मैं यहाँ पहुंचे, तहसीलदार जयेश साहब भी आए हुए
और गांव वालों की सहायता से चारों जो बच्चे हैं वो बाहर निकाला गया। 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर के बोरनाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आज से शुरू होगा। एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री गहलोत 21 मार्च को करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्सपोर्ट अवार्ड कमेटी द्वारा चयनित निर्यातकों को पुरस्कृत करेंगे। राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के मुताबिक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से जुड़े वुडन और आयरन फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स, सेरेमिक और अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में भाग लेने के लिए प्रमुख रूप से यूएसए, यूके, रूस, सऊदी अरब, यूएई, स्वीडन, थाईलैंड, नीदरलैंड, कोलंबिया, मैक्सिको, घाना, सूडान, सेनेगल, मिस्र, बोलिविया, युगांडा, अल्बानिया आदि 17 देशों के 95 बायर्स आएंगे। इसके अतिरिक्त 234 इंडियन बायर्स एक्सपो में भाग लेंगे। मार्च से जोधपुर की जो हमारी सूर्य नगरी है उसमें राजस्थान का पहला इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। ये जोधपुर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर एक पहचान दिलाएगा और राजस्थान के उद्यमियों को और निर्यातकों को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएगा। एक ये ऐतिहासिक दिवस बनने जा रहा है जिसमें निर्यातकों को जोधपुर में इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं आरईपीसी को, उद्योग विभाग को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।